हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। ये टॉपिक है प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपर हीटिंग स्टेशन, जिसको हम लोग पीआरडीएस सिस्टम के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग ऑक्सिलरी प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपर हीटिंग स्टेशन, जिसका नाम है एपीआरडीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पीआरडीएस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका लाइन डायग्राम क्या है, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है थर्मल पावर प्लांट में, और इसका चार्जिंग प्रोसेस क्या है, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, पीआरडीएस सिस्टम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन थर्मल पावर प्लांट के लिए। ये क्या है कि ऑक्सिलरी steam system is designed to provide steam for the turbine auxiliaries, boiler auxiliaries and fuel oil heating system during startup, low load and normal running of unit. मीन्स पीआरडीएस सिस्टम का जो यूज होता है आपका स्टार्टिंग कंडीशन से ही, जब आप बॉयलर को लाइटअप करते हैं उसी समय से उसका यूज शुरू हो जाता है। कैसे? आप टरबाइन का जो ब्लेंड स्टीम चार्ज करते हैं वो स्टीम आप कहां से लेते हैं? पीआरडीएस सिस्टम से ही लेते हैं। टीडीबीएपी का आप रोलिंग जो करते हैं वो कहां से करते हैं? पीआरडीएस सिस्टम से ही आप लेते हैं। अब अगर आप एचएफओ ऑयल यूज कर रहे हैं तो एचएफओ ऑयल को जलाने के लिए जो आपका फ्यूल ऑयल ऑटोमाइजेशन सिस्टम में आपका ऑक्सिलरी स्टीम का ही यूज होता है। आपका जो एपीएस सूट ब्लोइंग जो करते हैं वो पीआरडीएस सिस्टम से ही जाता है। आपका जो मील इनर्टिंग लाइन जो होता है, अगर आपका मील में कोई फायर आपका आ जाता है तो उसके लिए भी पीआरडीएस सिस्टम से ही आपका जाता है। तो बहुत जगह अगर आपके पास पीआरडीएस सिस्टम अवेलेबल है तो आपका स्टार्टिंग से जो सिंक्रोनाइजेशन के बीच का जो टाइम होता है वो आपका रिड्यूस कर देता है पीआरडीएस सिस्टम। ठीक है, तो पीआरडीएस सिस्टम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द थर्मल पावर प्लांट के लिए। फ्रेंड्स, पीआरडीएस सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? पीआरडीएस सिस्टम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन थर्मल पावर प्लांट। आखिर इसका इंपॉर्टेंस इतना है क्यों हम लोग इसको चार्ज करते हैं? तो देखिए इसका क्या है। इट्स यूजेज आर स्टीम फॉर प्री हीटिंग रिक्वायरमेंट्स लाइक डिएरेटर पैगिंग, डिएरेटर इनिशियल हीटिंग में आपका डिएरेटर पैकिंग के लिए जो इनिशियल में स्टीम हम लोग कहां से यूज करते हैं? पीआरडीएस स्टीम से हम लोग लेते हैं। डिएरेटर पैकिंग के लिए आपके पास तीन प्रोविजन है, पीआरडीएस है, सीआरएच लाइन है और एक आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम है। तो आपके पास शुरू में पीआरडीएस स्टीम ही आपके पास है, बाकी तो सीआरएच लाइन है नहीं। आपके पास आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम में भी जब आपका लोड 40% से ज्यादा होगा तभी आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम से आप स्टीम यूज कर सकते हैं। तो इनिशियल में आपका डिएरेटर पैकिंग के लिए, डिएरेटर इनिशियल हीटिंग के लिए आपके पास पीआरडीएस स्टीम ही है। सेकंड है यूज्ड फॉर हीटिंग टरबाइन केसिंग ड्यूरिंग स्टार्टअप। स्टार्टअप कंडीशन में टरबाइन केसिंग, जो टरबाइन का जो क्राइटेरिया लाने के लिए हम लोग पीआरडीएस स्टीम का यूज करते हैं। थर्ड देखिए, स्टार्टअप एंड बैकअप स्टीम फॉर टरबाइन ब्लेंड सील स्टीम। टरबाइन ब्लेंड सीलिंग सिस्टम के लिए हम लोग जो इनिशियल में स्टीम जो यूज करते हैं वो पीआरडीएस स्टीम से ही यूज करते हैं। बाद में जब आपका लोड 40% से आसपास आ जाता है तो फिर टरबाइन आपका सेल्फ सीलिंग शुरू होता है। लेकिन 40% के लोड से पहले तक हम लोग टरबाइन का ब्लेंड स्टीम पीआरडीएस स्टीम से ही चार्ज करते हैं, और जब आपका यूनिट ट्रिप होता है तब भी पीआरडीएस स्टीम से ही हम लोग ब्लेंड स्टीम चार्ज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर स्टार्टअप एंड बैकअप स्टीम फॉर एपीएस सूट ब्लोइंग के लिए। देखिए एपीएच में आपका एयर प्रीहीटर में क्या है, फ्लू गैस पास होता रहता है, तो बहुत सारा, और आपका साथ में आपका सेकेंडरी एयर पास होता है, प्राइमरी एयर पास होता है। तो वहां पे जो फ्लू गैस के कारण जो भी वहां पे वेस्ट मटेरियल डिपोजिट हो जाता है मैट्रिक्स में, तो उसको साफ करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए हम लोग प्रॉपर सूट ब्लोइंग देते हैं, स्कैवेंजिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो एपीएस में फायर पकड़ सकता है। तो एपीएस सूट ब्लोइंग में भी हम स्टीम जो यूज करते हैं ये पीआरडीएस स्टीम से ही करते हैं। देखिए फ्रेंड, उसके बाद स्टीम फॉर मील फायर फाइटिंग के लिए जो मील इनर्टिंग लाइन जो होता है
उसमें भी आपका पीआरडीएस स्टीम से ही स्टीम हम लोग यूज करते हैं। फिर स्टार्टिंग एंड बैकअप स्टीम सप्लाई सोर्स टू टीडीवीएफपी। टीडीवीएफपी का ग्लैंड स्टीम का जो चार्जिंग करते हैं और टीडीवीएफपी का जो इनिशियल में हम लोग जो रोलिंग करते हैं उसमें जो स्टीम जो यूज होता है वो पीआरडीएस सिस्टम से ही हम लोग यूज करते हैं। फिर टू प्रोवाइड स्टीम फॉर एचएफओ हीटिंग। एचएफओ हीटिंग के लिए जो हैवी फर्नेस ऑयल जो होता है उसको हम लोग, उसका विस्कोसिटी काफी ज्यादा होता है तो उसको हम लोग इनिशियल में पहले हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने के लिए क्या होता है कि एचएफओ ट्रेसिंग लाइन होता है, जो आपका एचएफओ लाइन के दोनों तरफ एक पतला पतला सा लाइन होता है स्टीम का, जो आपका एफओपीएच जो फिर फर्नेस ऑयल अनलोडिंग पंप हाउस के पास तक जाता है और वहां से उसको हीटिंग करता है, जिसलिए हम लोग इसका टेम्परेचर 60-65 डिग्री मेंटेन करते हैं ताकि आपका जलने में ये आसानी से जल सकता है। तो एचएफओ हीटिंग के लिए भी आपका स्टीम जो यूज करते हैं वो पीआरडीएस सिस्टम से ही यूज करते हैं। फिर देखिए स्टीम फॉर एचएफओ ऑटोमाइजेशन सिस्टम के लिए, एचएफओ जब आप यूज करते हैं तो उसका ऑटोमाइजेशन के लिए हम लोग स्टीम जो यूज करते हैं वो पीआरडीएस सिस्टम से यूज करते हैं। जैसे आप एलडीओ के लिए एयर ऑटोमाइजेशन सिस्टम होता है, उसको हम लोग एयर से ऑटोमाइज करते हैं, लेकिन एचएफओ को हम लोग स्टीम से ऑटोमाइज करते हैं। ठीक है। फिर देखिए वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन फॉर आपका चिलिंग प्लांट, जो एसी सिस्टम होता है उसमें वेम में भी स्टीम जो जाता है वो आपका पीआरडीएस सिस्टम से ही जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि पीआरडीएस सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो स्टीम जो यूज होता है वो पीआरडीएस सिस्टम से ही जाता है, खास करके इनिशियल कंडीशन में, लो लोड में एंड जब यूनिट आपका शट डाउन होता है तब पीआरडीएस सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंस बढ़ता है। अगर आपके पास पीआरडीएस सिस्टम अवेलेबल है तो आप स्मूथ यूनिट को तुरंत सिंक्रोनाइज करके आप लोडिंग कर सकते हैं। पीआरडीएस सिस्टम अगर आपके पास नहीं है तो आपका जनरली आपका टाइम ज्यादा हो, आपको लगता है यूनिट सिंक्रोनाइजेशन में, तो पीआरडीएस सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट यूज है। तो फ्रेंड्स पीआरडीएस सिस्टम में आपका दो मेन कंपोनेंट्स होता है, पीआर मींस प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डीएस डी सुपर हीटिंग। मींस पीआरडीएस सिस्टम में आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी होता है और एक डी सुपर हीटिंग वाल्व भी होता है। प्रेशर रिड्यूसिंग के लिए आपके पास न्यूमेटिक वाल्व रहता है जहां पे प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, डी सुपर हीटिंग जहां पे टेम्परेचर को आपको रिड्यूस किया जाता है। तो उसके लिए वाटर स्प्रे सिस्टम हम लोग कहां से लेते हैं, तो सीपी के डिस्चार्ज हेडर से एक लाइन टैपिंग लेते हैं और वो हम लोग डी सुपर हीटिंग में वाटर स्प्रे करके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। पीआरडीएस सिस्टम में जो आपका मेन प्रेशर जो होता है वो जनरली हम लोग 12 से 13 केजी के आसपास मेंटेन करते हैं और टेम्परेचर जो होता है वो 350 इन केस ऑफ एचटी हेडर एंड 280 से 290 के आसपास जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो एलटी हेडर से मेंटेन करते हैं। एचटी हेडर और एलटी हेडर दो मेन हेडर होता है जिसका प्रेशर तो सेम रहता है, आपका दोनों हेडर का प्रेशर आपका 12 से 13 केजी के आसपास जितना आप सेट डालते हैं उसके हिसाब से आपका मेंटेन रहता है। और टेम्परेचर जो है एचटी हेडर में 320 330 के आसपास मेंटेन करते हैं, 340 तक भी आप मेंटेन करते हैं और एलटी हेडर में आपका 290 के अप्रॉक्स हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर आपका 340 जितना भी आपने सेट डाला, मान लीजिए आपने सेट डाला 340, तो 340 से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका एक स्प्रे सिस्टम होता है उसका वाल्व आपका ओपन होके टेम्परेचर को उतना मेंटेन करेगा। सिमिलरली आपका एलटी हेडर में भी एक डी सुपर हीटिंग आपका होता है जहां से टेम्परेचर अगर 290 से जैसे ही क्रॉस करेगा तो स्प्रे सिस्टम एक्टिव होकर टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। दिस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ टू ऑक्सिलरी स्टीम प्रेशर रिड्यूसिंग एंड डी सुपर हीटिंग स्टेशंस, पीआरडीएस मीन्स आपका प्रेशर रिड्यूसिंग होता है एंड डी सुपर हीटिंग स्टेशन होता है। जिससे एक रखा रहता है हाई कैपेसिटी पीआरडीएस सिस्टम विथ टैपिंग ऑफ स्टीम फ्रॉम मेन स्टीम लाइन टू मीट auxiliary steam requirements during unit startup, low load fuel oil system and other is low capacity PRDS system जिसको हम लोग LT header भी बोलते हैं, with tapping of steam from CRH line to meet auxiliary steam requirements during normal running। तो फ्रेंड्स
आपका पीआरडीएस सिस्टम में आपका दो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट हेडर होता है। एक आपका होता है हाई टेम्परेचर एजोडी स्टीम यूनिट हेडर और एक आपका होता है लो टेम्परेचर एजोडी स्टीम यूनिट हेडर। दोनों हेडर का इक्वली इंपॉर्टेंस है आपका पीआरडीएस सिस्टम में। The capacity of low temperature Azodi steam unit header is 30% of the total capacity of HT header। मीन्स इसका जो कैपेसिटी जो होता है वो 30% के आसपास होता है हाई टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग में। फ्रेंड्स, these two unit header will reduce the temperature and the pressure of the steam tapping off from the, कहां से टैपिंग लेते हैं, सीआरएच एंड मेन स्टीम एमएस लाइन से टू 16 अप्रोक्सीमेट 14 केजी के आसपास हम लोग मेंटेन करते हैं, 14 केजी एंड टेम्परेचर 340 डिग्री सी एट हाई टेम्परेचर एजोडी स्टीम यूनिट हेडर एंड 14 केजी per centimeter square and temperature approximate 260 से 280 डिग्री सी at low temperature azodi steam unit header by the suitable pressure reducing valve, जो आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है। जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व आपका क्या होता है, न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है एंड द सुटेबल डिसऑपरेटिंग स्टेशंस। और डिसऑपरेटिंग स्टेशंस में जो वाटर जो हम लोग कहां से लेते हैं, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप सीपी से हम लोग टैपिंग लेके इसको हम लोग हाई टेम्परेचर आपका जो एचटी हेडर में इतना हम लोग मेंटेन करते हैं 14 केजी के आसपास और 340 डिग्री सी, और एलटी हेडर में आपका 14 केजी पर सेंटीमीटर। दोनों में आपका प्रेशर तो सेम ही रहता है, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। इसमें 260 से 280 के आसपास हम लोग मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, एचटी जो हाई टेम्परेचर एजोडी स्टीम यूनिट हेडर जिसका आपका प्रेशर 14 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 320 से 340 डिग्री से हम लोग मेंटेन करते हैं। ये इससे आपका स्टीम कहां कहां जाता है, तो टीडीवीपी ग्लैंड सीलिंग के लिए एंड इनिशियल रोलिंग करने के लिए आपको टीडीवीपी का ग्लैंड सीलिंग करना है और ये आपको इनिशियल में आपको रोलिंग करना होता है। तो रोलिंग करने के लिए आपका 3 प्रोविजन दिया हुआ, एक आपका एपीआरडीएस सिस्टम से है, फिर आपका सीआरएच लाइन से है और एक आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम से है। तो आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम तो आपको मिलता नहीं है जब तक वो टरबाइन में आपका नहीं जाएगा और एक सर्टेन लोडिंग जब तक नहीं आता है, क्योंकि आपका प्रेशर जो रहता है वो जनरली 6 से 7 केजी प्रेशर होना चाहिए। टीडीवीपी को फुल लोड पे आपको 6 से 7 केजी प्रेशर चाहिए। तो आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम से आपका जब इतना प्रेशर मिलेगा तभी तो निकल पाएगा। तो और एक प्रोविजन आपका सीआरएच लाइन से होता है। तो इनिशियल में आप जो रोलिंग करते हैं टीडीवीपी का वो पीआरडीएस स्टीम का यूज करके हम लोग करते हैं और ग्लैंड सीलिंग भी करते हैं। सील स्टीम टू मेन टरबाइन का जो सीलिंग करते हैं पीआरडीएस स्टीम से ही हम लोग करते हैं। मीन इनर्टिंग लाइन, आपका मीन इनर्टिंग लाइन को भी हम लोग चार्ज करते हैं। अगर मीन में किसी कारण से अगर फायर लग गया तो मीन इनर्टिंग लाइन चार्ज रहेगा तो उसमें आप स्टीम स्प्रे करके आपका फायर को कंट्रोल करता है। एपीएस सूट ब्लोइंग में भी आपका एचटी हेडर से ही स्टीम जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, लो टेम्परेचर एजोडी स्टीम यूनिट हेडर जिसका आपका प्रेशर 14 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम, एचटी हेडर के कंपेयर में इसका टेम्परेचर कम रहता है। इसमें 240 से 260 हम लोग मेंटेन करते हैं। 290 किसी प्लांट में 290 तक भी मेंटेन होता है। इससे आपका स्टीम लेके कहां पे जाता है, ये क्या आता है आपका एस्केप, जो स्टीम कॉइल एयर प्री हीटर। इसका जनरली हम लोग यूज कब करते हैं, जब आपका कोल्ड लाइटअप होता है। कोल्ड अगर स्टार्ट लाइटअप हो रहा है जहां पे आपका सेकेंडरी एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है, तो वहां से क्या होता है कि लो टेम्परेचर स्टीम यूनिट हेडर से स्टीम लाके हम लोग सेकेंडरी एयर को हीट करते हैं। ठीक है, तो एस्केप में आपका जाता है डिरेटर पैगिंग में। इनिशियल में जो डिरेटर पैगिंग हम लोग करते हैं वो पीआरडीएस स्टीम से ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम से हम लोग यूज करते हैं। फ्यूल ऑयल ऑटोमाइजेशन के लिए अगर आपका एचएफओ ऑयल है, देखिए अगर आप एलडीओ ऑयल यूज करते हैं तो एयर से ऑटोमाइजेशन होता है, और एचएफओ अगर आप यूज करते हैं हैवी फर्नेस ऑयल से
तो फ्यूल ऑयल ऑटोमाइजेशन सिस्टम में आपका स्टीम जाके इसको ऑटोमाइज करता है, जो स्टीम आप लोड टेम्परेचर जो स्टीम यूनिट हेडर से ही लेते हैं। और एक दिया है बॉयलर सीड क्लीनिंग, अगर आपको करना होगा तो लोड टेम्परेचर जो स्टीम यूनिट हेडर से हम लोग स्टीम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, पीआरडीएस में आपका मेन दो हेडर होता है, एचटी हेडर होता है, एक आपका एलटी हेडर होता है। दोनों हेडर का बड़ा इक्वली इंपॉर्टेंस है। जैसा कि अभी आपने देखा कि पीआरडीएस स्टीम का जो मेनली जो यूज होता है यूनिट स्टार्टअप कंडीशन में और शटडाउन कंडीशन में जनरली इसका हम लोग यूज होता है। या जब आपका यूनिट पार्ट लोड पे लेस देन 40% अगर लोड है तो पीआरडीएस स्टीम का हम लोग यूज पड़ता है। जैसे आप टरबाइन का ग्लैंड स्टीम चार्ज करते हैं, इनिशियल में कहां से लेते हैं स्टीम, एचटी हेडर से लेते हैं, लेकिन जैसे यूनिट का लोड 40% आ जाता है तो सेल्फ सीलिंग शुरू हो जाता है। मींस आपका एचटी टरबाइन, आईपी टरबाइन एंड आपका एचपी टरबाइन, जो एचपी टरबाइन एंड आईपी टरबाइन के जो ग्लैंड से जो स्टीम लीक ऑफ होता है उसी से हम लोग एलपी टरबाइन का ग्लैंड सीलिंग कर देते हैं। तो पीआरडीएस स्टीम का यूज पड़ता नहीं उस समय। या डिएटर पैगिंग के लिए या डिएटर का इनिशियल हीटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम का यूज करते हैं पैगिंग के लिए। इनिशियल में हम लोग पैगिंग किससे करते हैं, आईपी टरबाइन से, एलटी हेडर से स्टीम हम लोग यूज करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब लोड आपका 30 से 40% के आसपास आ जाता है तो पीआरडीएस स्टीम का हम लोग यूज कंजम्पशन कम होता है और जनरली हम लोग आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम से ही डिएटर का पैगिंग करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड क्या होता है कि एचपी टरबाइन हो, आपका एचटी हेडर हो या आपका एलटी हेडर हो, जनरली यूनिट स्टार्टअप हो या शट डाउन हो या पार्ट लोड हो, मीन्स लेस देन 40% लोड हो, तभी पीआरडीएस सिस्टम का ज्यादा यूज होता है। तो देखिए फ्रेंड, जितना यूनिट है सब यूनिट के लिए आपका अलग अलग पीआरडीएस स्टेशन होता है, लेकिन सबका पीआरडीएस सिस्टम जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है। मींस अगर मान लीजिए आपके पास यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है तो यूनिट 1 का अपना अलग पीआरडीएस सिस्टम होगा, यूनिट 2 का अलग पीआरडीएस सिस्टम होगा, लेकिन दोनों का पीआरडीएस सिस्टम जो होगा वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। एचटी अलग इंटरकनेक्टेड रहता है और एलटी हेडर भी अलग इंटरकनेक्टेड होता है। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक यूनिट ट्रिप है, दूसरा यूनिट आपका रनिंग कंडीशन में है, तो आप उसका पीआरडीएस सिस्टम, यूनिट 2 का पीआरडीएस सिस्टम से स्टीम लेके आप यूनिट 1 का पीआरडीएस स्टेशन को चार्ज कर सकते हैं। और आपका एक बार पीआरडीएस सिस्टम चार्ज हो गया तो आपको जितना जो स्टीम का रिक्वायरमेंट होता है, टरबाइन का ग्लैंड सीलिंग कर सकते हैं, डिएटर का पैकिंग कर सकते हैं, टीडीबीएफपी को आप रोल कर सकते हैं, आप जो है एस्केप में स्टीम बेच सकते हैं, सूट ब्लोइंग कर सकते हैं, जितना काम है आप सारा काम कर सकते हैं। अगर इंटरकनेक्शन लाइन नहीं रहेगा तो पीआरडीएस सिस्टम को चार्ज होने में ही समय लग जाएगा, क्योंकि जब इंटरकनेक्शन लाइन नहीं है तो फिर आपको एमएस लाइन से चार्ज करना पड़ेगा, फिर एमएस लाइन के बाद आपको स्विच ओवर करके सीआरएच लाइन से चार्ज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि पीआरडीएस स्टीम को चार्ज करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और जितना आप वेट कीजिएगा तो यूनिट का स्टार्टअप से सिंक्रोनाइजेशन में आपका डिले होगा। इसलिए हम लोग इंटरकनेक्शन लाइन रखते हैं कि ताकि आप उसका स्टीम का यूज करके जो भी आपका इनिशियल रिक्वायरमेंट होता है स्टीम का, वहां स्टीम का सप्लाई करके आप काम कर सकते हैं।